स्वागत है आपका आयुष डांस क्लासेस में और आप देख रहे हैं अभिलाषा बायोलॉजी। हिंदी माध्यम बच्चों के लिए चैप्टर 2 का पहले से वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। कुछ आज लास्ट वीडियो में चैप्टर 2 का अपलोड कर रही हूँ, जिसमें हमने पहले निषेचन पूर्व घटना को अच्छे से समझ लिया था। निषेचन पूर्व घटना में हमने देखा था कि युग्मकों का निर्माण कैसे होता है और फिर युग्मकों का स्थानांतरण कैसे होता है। निषेचन की घटना में हमें पौधों में निषेचन की घटना को समझना है। तो आप निषेचन जानते हो कि निषेचन होता क्या है। नर युग्मक का मादा युग्मक से संलयन की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम निषेचन कहते हैं। तो जो पौधे में जो निषेचन होती है वो उसको दोहरा निषेचन हम कहते हैं। इसे सर्वप्रथम 1884 ईस्वी में स्ट्रास बर्ग ने सप्तमी से देखा था और आवृत बीजीय पौधों में ही देखा था। इसमें होता क्या, इसके इवेंट को हम समझेंगे कि ये दोहरा निषेचन होता क्या है। तो सबसे पहले मैंने बताया था कि परागन की क्रिया के पश्चात जब पराग आपके जो स्टिग्मा होता है, परागकोश होता है, परागकोश से वर्तिकाग्र तक पहुंचता है जिसे हम परागन कहते हैं। और वर्तिकाग्र पे पहुंचने के बाद पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन होता है। अगर जो पराग है उसी जाति का है तभी वो अंकुरित हो पाता है। अगर उस जाति का पराग नहीं है तो वो अंकुरित नहीं हो पाता है। तो जैसे उसी जाति का पराग है वो अंकुरित होता है, इस प्रक्रिया को हम पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन कहते हैं। पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन के पश्चात पराग नली का निर्माण होता है। आपको मैंने इसके पहले इवेंट बताया था कि कैसे पराग नली का एक पराग कण से कैसे पराग नली का निर्माण होता है। तो पराग नली का निर्माण वर्तिकाग्र के ऊपर होना शुरू होता है और वो पराग नली इस तरीके से बीजांड में प्रवेश करता है। तो पराग नली का बीजांड में प्रवेश हमेशा एक दिशीय होता है। जो वर्तिकाग्र होता है वो फिर एक दिशा में बीजांड की तरफ प्रवेश करता है। इसीलिए हमेशा कहते हैं कि पराग नली का बीजांड में प्रवेश एक दिशीय होता है। लेकिन ये अलग अलग जगहों से हो सकता है। अलग अलग जगहों से, जैसे 3 जगह से ये प्रवेश कर सकता है बीजांड के अंदर में। सबसे पहले ये तो एक कंडीशन होता है जिसे हम प्रोगेमी कंडीशन कहते हैं। प्रोगेमी कंडीशन में जो पराग नली होती है वो माइक्रोपाइल से बीजांड में प्रवेश करती है, जिसे हम बीजांड द्वार कहते हैं। तो जब पराग नली बीजांड द्वार से प्रवेश करेगी बीजांड में, तो इस कंडीशन को हम प्रोगेमी कंडीशन कहते हैं। दूसरा कंडीशन होता है जिसे मेसोगेमी कंडीशन कहते हैं। मेसोगेमी कंडीशन में पराग नली इंटेगुमेंट से अध्यावरण की तरफ से वो जब प्रवेश कर जाती है बीजांड में, तो उस कंडीशन को हम मेसोगेमी कंडीशन कहते हैं। और तीसरा कंडीशन होता है जिसे हम चलाजोगेमी कंडीशन कहते हैं। तो चलाजोगेमी कंडीशन में जो पराग नली होती है वो चलाजा रीजन से बीजांड में प्रवेश करती है। तो ये 3 कंडीशन होते हैं पराग नली का बीजांड में प्रवेश। इसे मैं फिगर से आपको समझा दूं। आपको मैंने बताया था कि ये आपका वर्तिकाग्र है, ये आपका ओवरी है, अंडाशय जिसे बोलते हैं, और अंडाशय के अंदर क्या है, बीजांड है। बीजांड को हम ऐसे बनाते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे पराग नली का निर्माण हो रहा है। पराग नली कभी कभी बीजांड में यहीं से आकर प्रवेश कर जाएगी, यहीं से बीजांड द्वार में प्रवेश करेगी। तो इस कंडीशन को हम चलाजोगेमी कहते हैं, चलाजा रीजन से प्रवेश करिए। कभी कभी ये पराग नली इंटेगुमेंट से प्रवेश कर जाएगी बीजांड के अंदर में, तो इसे हम मेसोगेमी कंडीशन कहेंगे। और कभी कभी ये जो पराग नली होती है वो माइक्रोपाइल से यानी कि बीजांड द्वार से बीजांड में प्रवेश करती है, तो इस कंडीशन को हम लोग प्रोगेमी कंडीशन कहते हैं। तो इस तरीके से एक पराग नली एक दिशीय बीजांड में प्रवेश करती है और इस तरीके से हम लोग पराग नली का प्रवेश बीजांड में देख रहे हैं। दूसरा यहाँ हमें पढ़ना है टॉपिक कि पराग नली तो बीजांड में प्रवेश करेगी, लेकिन हमें क्या करवाना है, निषेचन कराना है। तो निषेचन के लिए उसे कहाँ जाना पड़ेगा, तो बीजांड के अंदर भ्रूणकोश के अंदर में जाना पड़ेगा, वहीं पे मादा युग्मक मिलेंगे हमें। तो कभी भी पराग नली भ्रूणकोश के अंदर हमेशा माइक्रोपाइल यानी कि बीजांड द्वार से ही प्रवेश करती है। वो कहीं से भी बीजांड में कहीं से भी प्रवेश कर जाए, लेकिन जब उसको एम्ब्रियो शेप में यानी कि भ्रूणकोश में प्रवेश करना होता है तो हमेशा बीजांड द्वार से ही प्रवेश करती है। अब बीजांड द्वार से प्रवेश करती है और बीजांड द्वार में कहाँ से प्रवेश करती है इसको भी आप समझ जाओ। तो ये पराग नली है, देखो ये आपका बीजांड है
यहाँ पे क्या है, मादा युग्मक है और ये सिनर्जिड है और यहाँ पे भ्रूणपोष है। तो मैंने क्या कहा कि कहीं से भी प्रवेश करे, वो कहीं से भी प्रवेश करे, पराग नली कहीं से भी प्रवेश करे, लेकिन जब वो एम्ब्रियो सेक में जाना होगा उसे, तो हमेशा से वो बीजांड द्वार से ही प्रवेश करती है। और बीजांड द्वार के किस जगह से, तो दो सिनर्जिड सहायक कोशिकाओं के बीच से प्रवेश करती है और प्रवेश करने के पश्चात अपने नर युग्मकों को भ्रूणकोष के अंदर छोड़ देती है, डिस्चार्ज कर देती है। तो इस तरीके से पराग नली भ्रूणकोष के अंदर भी प्रवेश कर गई। अब हमें आगे पढ़ना है कि किस तरीके से वो डबल फर्टिलाइजेशन करती है, निषेचन, जो दोहरा निषेचन की घटना होती है वो कैसे होती है, इसे हम समझ लें। तो पौधों में जब निषेचन होता है उसे हम दोहरा निषेचन कहते हैं। इसको आप अच्छे से समझोगे, एग्जामिनेशन में शॉर्ट नोट के फॉर्म में ये पूछा जाता है कि राइट शॉर्ट नोट ऑन डबल फर्टिलाइजेशन या डबल फर्टिलाइजेशन दोहरा निषेचन पे नोट लिखें। तो इसे आप अच्छे से प्रोसेस को समझ लोगे। ये हमारा ओवरी है, हमें यही समझाना है अच्छे से आपको। ये ओवरी हमारा हो गया, ठीक है। और इसके अंदर क्या है, ये इसके अंदर हम बीजांड बना रहे हैं जिसको हम ओव्यूल कहते हैं। इसके अंदर बीजांड बना रहे हैं हम लोग, सॉरी। और इसके अंदर दो ऊपर में एंटीपोडल सेल है और नीचे में क्या है, नीचे में सिनर्जिड एग अपैरेटस जिसे बोलते हैं और बीच में पोलर न्यूक्लियाई है। तो इस तरीके से आप देख रहे हो कि पराग नली का निर्माण हुआ, पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन के बाद पराग नली का निर्माण हुआ और ये पराग नली माइक्रोपाइलर रीजन से यानी कि बीजांड द्वार से बीजांड में प्रवेश करती है। और बीजांड में प्रवेश करती है तो ये दो सिनर्जिड के बीच से ये निकलती है और यहाँ पे फिर दोनों युग्मकों को ये डिस्चार्ज कर देती है, ठीक है। दो युग्मक, आपको पता है कि एक पराग में दो नर युग्मक होते हैं, तो इस तरीके से दोनों नर युग्मकों को डिस्चार्ज कर देती है अंदर। अब देखिए क्या होता है, जैसे ये डिस्चार्ज करती है तो आपको पता है कि ये जो बीच वाली एग अपैरेटस की बीच की जो कोशिका होती है उसे हम क्या कहते हैं, मादा युग्मक कहते हैं। एग अपैरेटस की बीच की जो कोशिका होती है, जो उसे हम क्या कहते हैं, मादा युग्मक कहते हैं। और जो बीच की कोशिका होती है उसे हम द्वितीयक केंद्रक कहते हैं, द्वितीयक केंद्रक, इसे हम द्वितीयक केंद्रक कहते हैं। तो एक जो नर युग्मक है वो हमारे मादा युग्मक से फ्यूज होगा और दूसरा जो नर युग्मक है वो द्वितीयक केंद्रक से फ्यूज होगा। तो द्वितीयक केंद्रक आप जानते हो कि पहले से ही टू इन कंडीशन में था। द्वितीयक केंद्रक पहले से ही क्या था, द्विगुणित अवस्था में था और मादा युग्मक पहले से सिर्फ अगुणित अवस्था में था। मादा युग्मक तो युग्मक है तो अगुणित होगा ही, और ये द्वितीयक केंद्रक है तो ऑलरेडी दो न्यूक्लियस यहाँ पे है तो इसीलिए द्विगुणित अवस्था में है। और अभी क्या चला गया, तो दो नर युग्मक अंदर प्रवेश किए हैं। एक नर युग्मक मादा युग्मक से संलयित होगा और दूसरा नर युग्मक द्वितीय केंद्रक से संलयित होगा। तो निषेचन की क्रिया किसे कहते हैं, जब नर युग्मक मादा युग्मक से संलयित होता है, इस घटना को हम निषेचन कहते हैं। इस घटना को हम सीनगेमी कहते हैं। तो मादा युग्मक से जाके ये निषेचित हो गया, ये मादा युग्मक से जाके निषेचित हो गया और दूसरा जो है वो द्वितीय केंद्रक से जाके निषेचित हो गया। तो एक अगुणित दूसरे अगुणित से मिला तो कौन सी रचना बनी, द्विगुणित रचना बनी। और एक द्विगुणित रचना जब एक अगुणित रचना से मिली तो कौन सी रचना बनी, त्रिगुणित रचना बनी। तो नर युग्मक मादा युग्मक से संलयित होकर द्विगुणित रचना का निर्माण किया जिसे हम कहते हैं युग्मनज, जिसे हम क्या कहते हैं, युग्मनज। और द्वितीय केंद्रक जब नर युग्मक से संलयित करता है तो 3n यानी कि त्रिगुणित रचना का निर्माण करती है, त्रिगुणित रचना का ये निर्माण करती है, त्रिगुणित रचना का निर्माण करती है जिसे हम कहते हैं भ्रूणपोष, जिसे हम कहते हैं भ्रूणकोष। और इस घटना को हम ट्रिपल फ्यूजन यानी कि त्रिसंलयन कहते हैं। इस घटना को हम क्या कहते हैं, त्रिसंलयन, ट्रिपल फ्यूजन या इसे हम कहते हैं त्रिसंलयन। तो बहुत बार पूछा जाता है कि ट्रिपल फ्यूजन या त्रिसंलयन किसे कहते हैं, तो द्वितीय केंद्रक का नर युग्मक के साथ संलयित होने की घटना को हम क्या कहते हैं, त्रिसंलयन कहते हैं। इसके पश्चात त्रिगुणित रचना का निर्माण होता है जो आगे चल के भ्रूणकोष का निर्माण करती है। और नर युग्मक मादा युग्मक के साथ संलयित होता है जिसके पश्चात द्विगुणित रचना का निर्माण होता है जिसे हम युग्मनज कहते हैं। और यही युग्मनज आगे अपने में विकास करती है और भ्रूण का निर्माण करती है।
यही युग्मनज विकास करके क्या बनाती है, भ्रूण का निर्माण करती है। तो चूंकि आप देख रहे हो कि वन टाइम में एक ही समय में दो नर युग्मक के द्वारा फ्यूजन किया जा रहा है, संलयन किया जा रहा है, दो बार एक ही समय में दो बार संलयन हो रहा है एक ही जगह पे दो अलग अलग कोशिकाओं से। इस घटना को हम क्या कहते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन, जिसे हम कहते हैं दोहरा निषेचन। इसीलिए कहा जाता है कि जितने भी आवृत बीज पुष्प हैं, जितने भी एंजियोस्पर्मिक फ्लावर्स है, प्लांट है, उनमें जो निषेचन की घटना होती है उसे हम डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो समझ में आ गया कि डबल फर्टिलाइजेशन क्यों कहते हैं। एक नर युग्मक मादा युग्मक से संलयित होता है और दूसरा नर युग्मक द्वितीय केंद्र के साथ संलयित होता है। तो एक ही बार में दो बार संलयन की घटना हो रही है, दो बार निषेचन की घटना हो रही है, इसीलिए इस घटना को हम दोहरा निषेचन कहते हैं। और दोहरा निषेचन के पश्चात जो पॉलन ट्यूब होता है वो धीरे धीरे सूख जाता है। पॉलन ट्यूब धीरे धीरे क्या होता है, सूख जाता है, ये झड़ जाता है। ऊपर में आपका स्टिग्मा स्टाइल में धीरे धीरे क्या होते हैं, सूख जाते हैं। इनका फ्यूचर ये होता है फ्यूजन में, ये सब सहायक अंग है। इनका मेन काम क्या था कि नर युग्मक को मादा युग्मक के पास पहुंचा देना। तो नर युग्मक को मादा युग्मक के पास पहुंचा दिया, फ्यूजन हो गया, संलयन भी हो गया, जिसे हम दोहरा निषेचन कहते हैं। अब दोहरा निषेचन के पश्चात आप देखो कि क्या क्या निषेचन की घटना हो गई। अब निषेचन पश्च में क्या क्या घटनाएं होंगी, ये हम इसमें यहीं पे आपको समझा देती हूँ मैं कि निषेचन पश्च में क्या क्या घटनाएं होती है। अब धीरे धीरे क्या होगा, मेन आपने देखा कि यहाँ के भ्रूण का विकास होगा, है ना। एक तो भ्रूणपोष का यहाँ विकास होगा, फिर भ्रूण का विकास होगा। तो इसको हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं कि भ्रूण का निर्माण कैसे होगा और भ्रूणपोष का निर्माण कैसे होगा। तो ये जो द्वितीय केंद्रक है, ये लगातार अपने में जो कोशिकाओं का इनके अंदर जैसे फ्यूजन होता है उसके बाद से लगातार विभाजन होते रहेगा। और तो इस आधार पे तीन तरह के भ्रूणपोष पाए जाते हैं, तीन तरह के। सबसे पहला जो भ्रूणपोष है, जैसे मैं लिख देती हूँ यहाँ पे टॉपिक, भ्रूणकोश का निर्माण, भ्रूणकोश का विकास। तो कैसे होता है भ्रूणकोश का विकास, ये तीन तरह से होता है। यहाँ पे मैं समझा देती हूँ आपको, तीन तरह से होता है। पहला जो होता है उसे हम केंद्रकीय भ्रूणकोश कहते हैं, केंद्रकीय भ्रूणकोश, इसको हम कहते हैं केंद्रकीय भ्रूणकोश। दूसरा जो होता है, दूसरे भ्रूणकोश को हम कहते हैं कोशिकीय भ्रूणकोश। दूसरे को हम क्या कहते हैं, कोशिकीय भ्रूणकोश, भ्रूणकोश। तीसरा जो भ्रूणकोश होता है उसको हम हेलोबियल कहते हैं या माध्यमिक कहते हैं। तो उसको हेलोबियल ही आप लोग लिख लीजिए, हेलोबियल वर्ड जो होता है वो ज्यादा फेमस है, हेलोबियल भ्रूणकोश। तीसरा क्या है, हेलोबियल भ्रूणकोश। तो क्या अंतर है तीनों में, तीन प्रकार के विकास, तीन तरह से विकास हो रहा है, तो क्या अंतर है। तो केंद्रकीय भ्रूणकोश में क्या होता है कि जो केंद्रों के बीच में विभाजन होता है, लगातार विभाजन रहता है, लेकिन दो कोशिकाओं के बीच भित्ति नहीं पाई जाती है, इसमें भित्ति नहीं पाई जाती है, सारी कोशिकाएं भित्ति नहीं पाई जाती हैं, काफी कंडेंस होती हैं। तो इस प्रकार के भ्रूणकोश को हम केंद्रकीय भ्रूणकोश कहते हैं। कोशिकीय भ्रूणकोश क्या है कि इसमें जो कोशिकाओं का विभाजन हो रहा है उन कोशिकाओं के पास भित्ति पाई जाती है। यहाँ पे भित्ति क्या होती है, पाई जाती है, भित्ति पाई जाती है। किसके बीच, कोशिकाओं के बीच। जब कोशिकाओं के बीच भित्ति पाई जाएगी तो उस प्रकार के भ्रूणकोश के विकास को हम क्या कहेंगे, कोशिकीय भ्रूणकोश को सेलुलर एम्ब्रियो शैक कहते हैं, इसको न्यूक्लियर एम्ब्रियो शैक कहते हैं। और तीसरा जो प्रकार है हेलोबियल भ्रूणकोश। तो इसमें क्या होता है कि जो भ्रूणकोश का निर्माण हो रहा है तो बाहर की जो भित्ति होती है, बाहर की भित्ति में कोशिकीय भ्रूणकोश होता है। एक बार जब कोशिका में विभाजन होता है तो उसमें भित्ति नहीं पाई जाती है, तो उस विकास को हम कोशिकीय भ्रूणकोश कहेंगे। लेकिन जब दूसरी कोशिका अंदर के लेयर में जब विभाजन शुरू होगा तो उसमें भित्ति पाई जाएगी। तो चूंकि दोनों कंडीशन इसमें पाया जाता है तो इस प्रकार के भ्रूणकोश के विकास को हम हेलोबियल भ्रूणकोश कहते हैं। कोशिकीय भ्रूणकोश में आपने एग्जाम्पल देखा होगा, धतूरा का जो पौधा आपने देखा होगा, धतूरा। तो धतूरा के भ्रूण का जो विकास होता है वो कोशिकीय भ्रूणकोश के टाइप का होता है, इसे हम देखते हैं। तो ये हो गया भ्रूणकोश का विकास। अब देखते हैं कि भ्रूण क्या, एक टर्म और आता है जिसे हम कहते हैं भ्रूणोद्भव। इसे हम क्या कहते हैं, भ्रूणोद्भव। इंग्लिश में इसको कहते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस, एम्ब्रियोजेनेसिस। तो ये क्या है, एम्ब्रियोजेनेसिस क्या है। भ्रूणोद्भव आप जानते हैं कि भ्रूण में नर युग्मक जब मादा युग्मक से संलयित होता है तो युग्मनज का निर्माण होता है,
और युग्मनज में लगातार समसूत्री विभाजन होने से कोशिकाओं की संख्या बढ़ने लगती है और धीरे धीरे वो भ्रूण का निर्माण कर लेते हैं। तो युग्मनज से भ्रूण के निर्माण की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? भ्रूणोद्भव कहते हैं। युग्मनज से भ्रूण के निर्माण की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? भ्रूणोद्भव कहते हैं। इस तरीके से धीरे धीरे लगातार भ्रूण का निर्माण होते रहता है और रूट कैप, शूट एपेक्स इत्यादि का भी निर्माण इसी से होता है। अब क्या होता है उसके बाद, क्या फ्यूचर है इसका? तो भ्रूण विकसित होकर बीज का निर्माण करता है। आप देखते हो ना फलों में जो बीज पाया जाता है एक्चुअली वो फ्यूचर्स प्लांट होता है। भ्रूण जब विकसित होता है तो वो बीज का निर्माण करता है। बीज में ही गुणसूत्र होते हैं जो सेम काइंड ऑफ प्लांट अगले जनरेशन में लाने की एबिलिटी उनमें होती है। तो भ्रूण विकसित होकर बीज का निर्माण करते हैं और आप देख रहे हो कि इसके अंदर जो भ्रूण ये तो बनाएगा भ्रूण, और ये जो भ्रूणकोश है वो भ्रूण में उपस्थित जो भोजन होता है वो उसे भ्रूणकोश के अंदर में भ्रूण होता है, भ्रूण के ऊपर भ्रूणकोश होता है। और ये जो ओवरी आप देख रहे हो, ये जो अंडाशय आप देख रहे हो, ये अंडाशय जो विकसित होकर क्या निर्माण करता है? फल का निर्माण करता है। अंडाशय विकसित होकर फल का निर्माण करता है और भ्रूण विकसित होकर क्या निर्माण करता है? बीज का निर्माण करता है। तो यही आफ्टर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर डबल फर्टिलाइजेशन, यही फ्यूचर है। भ्रूण का विकसित होकर बीज में परिणित हो जाना और अंडाशय का विकसित होकर फल के रूप में परिणित हो जाना। अब क्या होता है कि कभी कभी हमें फल भी डिफरेंट दो तरह के देखने को मिलते हैं। एक फल को हम कहते हैं सत्य फल और एक को बोलते हैं असत्य फल। एक सत्य फल होता है और एक असत्य फल होता है। आपने हालांकि 11th में इसको पढ़ा होगा कि ट्रू फ्रूट और फॉल्स फ्रूट क्या होता है। तो यहाँ इस घटना में हम देख रहे हैं कि जो अंडाशय होता है वही फल में परिणित हो जाता है। तो जब अंडाशय फल में परिणित होता है तो उस प्रकार के फल को हम सत्य फल कहते हैं। आप आम देखते हो, आम में क्या गुठली होती है? गुठली क्या है? इम्ब्रियो है, उसके अंदर बीज होता है। तो इम्ब्रियो ने गुठली बना लिया, बीज बना लिया और बाहर का जो ओवरी था उसने फल का निर्माण कर लिया। तो आम क्या है? सत्य फल है, क्योंकि अंडाशय ने फल का निर्माण किया। लेकिन कुछ फल ऐसे भी होते हैं जो अंडाशय से विकसित नहीं रहते हैं। जैसे कि आप सेव देखते हो, सेव में क्या देखते हो? सेव जनरली, इसको मिटा देती हूँ मैं। सेव में क्या होता है? सेव आप देखते हो कि ऐसे कवर होता है, इसके अंदर बीज होता है, ठीक है, और फिर आप काटते हो तो इस तरह की रचना आपको दिखाई देती है। इसमें क्या हो, इसके अंदर जो अंडाशय था वो तो सूख के चिपक गया और ये जो इम्ब्रियो जो था वो बीज, भ्रूण जो था वो बीज का निर्माण तो कर लिया, लेकिन अंडाशय जो था वो चिपक गया, है ना, पतला होकर चिपक गया, सूख गया। और जो उसका बाह्य दलपुंज होता है, थैलेमस पार्ट होता है, बाह्य भाग जो होता है वो फूल के और फल का वही निर्माण कर लेता है। तो जब किसी फल में, जब किसी पौधे में अंडाशय के अलावा कोई और अंग विकसित होकर फल के रूप में परिणित हो जाता है तो उस प्रकार के बीज को, उस प्रकार के हम फल को असत्य फल कहते हैं। इसमें आप क्या पढ़ते हो? सेव पढ़ते हो, जितने भी ड्राई फ्रूट्स होते हैं वो सब इसी में आते हैं। और सत्य फल में आम है, जो भी आप सीजनल फ्रूट्स खाते हो, लीची है, आम है, ये सब क्या है? सत्य फल के एग्जाम्पल है। तो इस तरीके से ये फ्यूचर का प्लांट जो एक पुष्प में निषेचन के बाद की ये घटनाएं हैं। और उसके बाद क्या होता है? तो बाह्य दलपुंज, जैसे निषेचन होता है बाह्य दलपुंज सूख जाते हैं, दलपुंज सूख जाते हैं, जो जयांग था, पुंगंग था, सब सूख के झड़ जाते हैं, गिर जाते हैं, क्योंकि उनका काम खत्म हो गया। और धीरे धीरे जो है बीज, जो भ्रूण था वो विकसित होकर बीज का निर्माण कर लिया और जो क्या था ये अंडाशय, अंडाशय बोलते हैं, ओवरी विकसित होकर क्या कर लिया? फल का निर्माण कर लिया। तो ये तो नॉर्मल घटना थी जब एक इम्ब्रियो, एक भ्रूण से एक फल का निर्माण हुआ। कभी कभी क्या होता है कि एक बार युग्मनज मादा संलयन तो होता है, युग्मनज का निर्माण होता है, लेकिन भ्रूण बहुत सारे बन जाते हैं। कभी कभी अनकंडीशनल सिचुएशंस को बोलते हैं। तो कभी कभी युग्मनज से बहुत सारे भ्रूण का निर्माण एक ही बार में हो जाता है। इसे हम क्या कहते हैं? पॉली इम्ब्रियोनी कहते हैं। इस कंडीशन को हम पॉली इम्ब्रियोनी कंडीशन कहते हैं। एम्ब्रियोनी कंडीशन, पॉली इम्ब्रियोनी, बहुभ्रूणता। हिंदी में एक्चुअली इसको बहुभ्रूणता कहते हैं। इसको आप ऐसे भी पढ़ सकते हो, बहुभ्रूणता। तो बहुभ्रूणता क्या है? बहु मतलब बहुत, भ्रूणता भ्रूण, बहुत सारे भ्रूण का निर्माण। एक युग्मनज से बहुत सारे भ्रूण के निर्माण की घटना को हम क्या कहते हैं? बहुभ्रूणता बोलते हैं। तो इस तरह से आपका ये जो चैप्टर है वो ऑलमोस्ट खत्म हो गया।
ये आपका चैप्टर 2 था, पुष्पों में लैंगिक जनन, जिसको खूब अच्छे से हमने कवर कर लिया। अब इसमें अगर कोई डाउट है आपको, बार बार इसको देखो, अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट में लिख के मुझे पूछो, मैं उसका आंसर दूंगी, या फिर अपने ग्रुप पे भेज सकते हो अपना क्वेरी, मैं उसका आंसर दूंगी। तब तक पढ़ते रहो। बाय।